नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो अगले 2 महीने में 5 राज्यों में चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है उत्तर प्रदेश, जहां रोज नए नए कारनामे हो रहे हैं। आज प्रियंका गांधी लखनऊ में पदयात्रा करने वाली थीं, लेकिन उनकी पदयात्रा रद्द हो गई। कहा जा रहा है कि सरकार से पदयात्रा की अनुमति नहीं मिल पाई। खैर, प्रियंका गांधी की बात से इतर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूपी की सियासत में सत्तारूढ़ बीजेपी रोजाना कोई न कोई नई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करके विकास के मुद्दे को एक बार फिर से चुनाव में भुनाना चाहती है, तो वहीं हिंदुत्व की राह भी उससे छूट ही नहीं रही है। बीजेपी रोजाना किसी न किसी बात पर हिंदुत्व की रक्षा का सवाल खड़ा कर ही लेती है, ताकि चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण वो कर सके। और आज की तारीख में ये मौका उसे सलमान खुर्शीद की किताब से मिल गया है। जी हां, यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनवुड इन आवर टाइम्स में कट्टर हिंदुत्व पर लिखी कुछ बातों से नाराज बीजेपी ने मोर्चा खोल लिया है। और ये मोर्चा केवल सलमान खुर्शीद नहीं, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ भी खोला गया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि कांग्रेस की विचारधारा हिंदुओं से नफरत करने की है। खुर्शीद ने जो किया वो कांग्रेस की विचारधारा है। जाहिर है कि बीजेपी के सामने यूपी चुनाव है और अयोध्या पर लिखी किसी भी बात को अपने पक्ष में करने का मौका बीजेपी नहीं गंवाएगी। इसीलिए अब सलमान खुर्शीद के बहाने कांग्रेस को घेरा जा रहा है। चुनाव से पहले खड़े हुए इस विवाद से अब यह अंदेशा भी हो रहा है कि प्रियंका गांधी ने अब तक कांग्रेस की जो साख नए सिरे से यूपी में बनाई है, कहीं उसे धक्का न लग जाए। प्रियंका गांधी एक तरफ लोगों से जुड़ रही हैं, दूसरी तरफ वो मंदिर जाकर धार्मिक तरीके से भी सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड को भी खेलने की कोशिश और उस हिसाब से भी लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। मगर इस कोशिश में अब खुर्शीद की किताब ने अड़ंगा पैदा कर दिया है। वैसे बीजेपी अपने तरीके से कांग्रेस को घेर रही है, तो उधर प्रियंका गांधी महिला शक्ति को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई हैं। इसीलिए आज उन्होंने आशा वर्कर्स से मुलाकात की, जबकि कल ही वो कांग्रेस की सरकार बनने पर आंगनबाड़ी और आशा कर्मचारियों, आशा वर्कर्स का मानदेय 10,000 रुपए महीना करने का ऐलान कर चुकी हैं। जबकि योगी जी ने, यानी योगी आदित्यनाथ ने आशा वर्कर्स से मिलने से इनकार कर दिया था। तो आइए यूपी की इन सियासी हलचलों और विकास के साथ साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर चलती हुई राजनीति पर आज चर्चा करें। लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलाऊं, उससे पहले आइए सुनते हैं कि प्रियंका गांधी जब आशा वर्कर्स से आज मिल रही थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या बातें हुई। जो भी विजुअल्स आप देख रहे थे उसे एक बार सुनते हैं, समझते हैं, और महिलाएं जो हैं इस आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्यों महत्वपूर्ण हैं और इस बात को प्रियंका गांधी क्यों समझ रही हैं, ये जरा हम समझने की कोशिश करें। और आप लोगों का दोस्तों सबसे पहले स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधे चलेंगे प्रियंका गांधी क्या कुछ बोल रही हैं, क्या कुछ बातें सुन रही हैं, ये तमाम बातें जरा हम लोग भी देखें। मीडिया में बयान बोला होगा कि कौन सी धारा है? जी हम बता दें, चेक कर लो, देखो बयान में देखो। मैडम है 332 353 के साथ हम लोगों का बकाया भुगतान 18 से अभी तक नहीं दिया गया। जो नए नए मदों पे काम कर रहा थे कोई भुगतान नहीं किया। तो कोरोना में भी तो आपने बहुत भूमिका निभाई। जब हम घरों में बैठे थे तब हम लोग वहाँ पे घर घर जा करके दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं, घर घर से उनका रिपोर्ट दे रहे हैं, और हम लोगों को मिल क्या रहा है, मार मिल रही है पुलिस वालों के द्वारा। महिला पुलिस ये बयान समझिए कौन आप ये कह रहे हैं आपकी मांगे पूर्ण करा दी गई नहीं, कोई मांग कि कौन सी मांगे की बात सर कहीं बकाया भुगतान जो आपको बता रहे हैं।
इधर है, तो मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम लो है, जरा सुनना, कान पे लगा के सुनना, जरा इधर है कुछ ये करेगा आंसर नहीं। तो ये देख रहे थे प्रियंका गांधी आशा वर्कर्स से मिल रही थी और उनकी बातों को सुन रही थी। और खासकर इसके अलावा जो कासगंज का जो मामला है, कासगंज में जो हिरासत में एक 21 साल के लड़के की मौत हो गई है और उसको लेकर के जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, इन तमाम बातों पर प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। तो प्रियंका गांधी की बात हम कर रहे हैं और खासकर प्रियंका गांधी से हम लिख भी रहे हैं कि प्रियंका से क्यों डरती है योगी सरकार। ये सवाल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज चौक से लेकर के चौक का जो एरिया है, लखनऊ चौक एरिया जो है, वहां पर एक मंदिर से उनकी पदयात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन वो पदयात्रा आज नहीं हो सकी, रद्द करनी पड़ी पदयात्रा, क्योंकि प्रियंका गांधी को आज उसकी अनुमति सरकार की तरफ से नहीं मिली। तो क्या पदयात्रा की अनुमति चाहे प्रियंका गांधी या कासगंज जाने की अनुमति चाहे प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति चाहे प्रियंका गांधी आगरा जाने की अनुमति चाहें, उन्हें रोक क्यों दिया जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच बीजेपी जिस मुद्दे पर विपक्ष को घेरना चाहती है, विपक्ष को घेरे या न घेरे, लेकिन बीजेपी जिस मुद्दे को एजेंडे के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है, वो मुद्दा है हिंदुत्व। और बार बार हिंदुत्व का चेहरा कहीं ना कहीं से कांग्रेस की तरफ से भी निकल के आता है, जो खुद को सेल्फ गोल करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा आखिर क्यों होता है, यही यहां पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आइए आपका परिचय करवाऊं। हमारे खास इस वक्त हमारे दो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, सीधे देहरादून से जुड़े हुए हैं, हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जुयाल जी। दिनेश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। और सीधा दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा। जब प्रियंका गांधी की हम बात कर रहे हैं, क्यों आखिर एक अलग तरह की राजनीति करती हुई प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं, आशा वर्कर्स से आज मिली थी। हालांकि आज के इस पूरे कार्यक्रम में न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि सलमान खुर्शीद भी हैं, डॉक्टर कफील खान भी हैं, जिन्हें अब बर्खास्त कर दिया गया है। ये अपने आप में एक अजीबोगरीब स्थिति है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदुत्व का जो एजेंडा है बीजेपी का, उस एजेंडे पे और अयोध्या का एजेंडा जो है उत्तर प्रदेश का, उसको वो बार बार अपनी तरफ खींचकर क्यों लाना चाहती है। लेकिन शुरुआत चूंकि प्रियंका गांधी से, कि प्रियंका गांधी जब जब आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, यहां साफ दिखाई दे रहा है अगर चौथे नंबर की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो इतना डर क्यों है दिनेश जी योगी आदित्यनाथ को, जो 325 सीटों के साथ आज वहां विधानसभा में मौजूद हैं, उन्हें इतना डर क्यों है कि बार बार रोकने की कोशिश होती है प्रियंका गांधी को, कांग्रेस पार्टी को? राजीव जी, डर जो है योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पार्टी का मूल मंत्र है। भगवान को उनने डर का पर्याय बना दिया और समाज डरे, एक दूसरे से डरे, हिंदू मुसलमान से डरे, मुसलमान हिंदू से डरे, ये उनकी एक चुनावी रणनीति होती ही होती है। एक भय का वातावरण बनाना। लड़ रहे हैं किसान तो वो डरे, जो जिसमें लड़ने का मादा है वो डरे। और सच ये है कि जो जिस तरह वो प्रियंका गांधी को रोक रहे हैं, तो ये भाजपा का डर है। ये डरे हुए लोग डर से ही खेल रहे हैं। ये उनकी राजनीति रणनीति सब इसी पर है। लोगों को डराओ, उनके दिमाग पर कब्जा करो, उस डर भगवान को भी डर बना दो, सौहार्द को भी डर बना दो। और प्रियंका गांधी अगर वास्तव में इतना क्यों डरे, ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है कि आप पदयात्रा भी न करो। भाई, क्या कर्फ्यू लगा दिया है आपने? आपातकाल है, चुनाव होने वाले हैं। इस समय हर पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने मुद्दे लेकर के जनता के पास जाने का हक है। जनता को भी उनको सुनने का हक है। जनता जानना चाहती है कि कौन क्या कर सकता है। महंगाई के मारे जनता परेशान है और आप नई चीजें कर रहे हो, नए डर पैदा कर रहे हो। देश त्राही त्राही कर रहा है महंगाई से, और उसको नए आपका जो ये
डाइवर्सिटी ये टैक्टिस आप जो बना रहे हो दुनिया भर के, कभी कोई मुद्दा बना रहे हो, किससे कुछ बुलवा दे रहे हो, कभी कुछ बुलवा दे रहे हो, ये जब नौटंकियां दुनिया भर की चल रही हैं, कोई कुछ बोले नहीं। प्रियंका गांधी आएंगी तो महंगाई की बात करेंगी, प्रियंका गांधी आएंगी तो ये जो कासगंज वाला केस हुआ उसके बारे में कुछ बोलेंगी, प्रियंका गांधी आएंगी तो वो बोलेंगी कि भाई वो ये कौन सा नैरेटिव कर रहे हो यार तुम हिंदुत्व का। वो पूछेंगे कि जो है महात्मा गांधी तक आपके लिए इतनी बुरी चीज हो गए, कहेंगी वो जनता को समझाएंगे, जनता के बीच जाके बताएंगे भाई ये क्या हो रहा है। नहीं, इस समय अभी नहीं, अभी आप कुछ नहीं मत बोलो, अभी हमें चलने दो, इस समय हमने बहुत सारे, एक तो ये मुद्दे दे रहे हैं, खुद हथियार बना करके विपक्ष को दे रहे हैं कि हमें मारो, लेकिन जब विपक्ष हथियार उठाता तो उनको उनके हाथ रोक दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक अजीब पसोपेश में है कि क्या करे क्या ना करे, और उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उन्हें लग रहा है कि हमारी जमीन हिल रही है बुरी तरह से, हमारी जो हरकतें हैं, आप क्या समझते हैं, जो आज जो हमारी अभिनेत्री हैं पद्मश्री कंगना रनौत जी जो बोल रहे हैं, क्या ये ऐसा कोई अचानक है? अचानक नहीं है, इट्स अ गेम, एक गेम प्लान है कि जब भी मुद्दे होते हैं देश में तो भड़काने के लिए एक और मुद्दा डाल दो, कोई मतलब नहीं था उस पागलपन का। तो ये अब हो गया, तब दो उसी पे लगे रहे। अब कहीं इधर कुछ और लोग कुछ बोलने लग गया तो सिस्टरी तो लोगों को बंद कर दो, चुप कर दो, कोई कुछ बोले ही नहीं। हम नए नैरेटिव कर रहे हैं, उनको लोग सुने। तो ये भय है इनका, ये भय में जीते हैं और भय में पूरे देश को रखना चाहते हैं। तो उसका एक नमूना भय राजीव जी में रखने, और ये उसका नमूना है। आपने कंगना रनौत की बात भी की, तो एक तरफ प्रियंका गांधी और दूसरी तरफ कंगना रनौत। प्रियंका गांधी महिलाओं की प्रतिष्ठा वापस लाने की कोशिश, महिलाओं को 40% आरक्षण टिकट में सुनिश्चित करने की कोशिश, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 10-10 हजार रुपए मानदेय की कोशिश, ये तमाम बातें कर रही हैं। तो दूसरी तरफ कंगना रनौत तो हैं जो लगातार एक नहीं दूसरी बार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुई हैं, और अगले 3 साल की जो ये सरकार बची हुई है 2024 तक, न जाने पद्म विभूषण तक पहुंच जाएं तो कोई इसमें दो राय नहीं होगा, कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता है। लेकिन बात यह है कि आखिर कंगना रनौत जो हैं वो ये कहती हुई सुनाई दे रही हैं, साफ तौर पे कह रही हैं कि 1947 की जो आजादी थी वो भीख में मिली हुई आजादी है, और इस वक्त जो आजादी है 2014 की आजादी में हम लोग जी रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अमृत महोत्सव क्या मना रहे हैं हम, किस चीज का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? 75वीं वर्षगांठ है या ये 7वीं वर्षगांठ है, ये भी समझना होगा। लेकिन अमलेंदु जी, भीख की आजादी या लीज की आजादी, आप देखिए पिछले दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये भी खबर आई थी, एक भाजपा नेत्री कह रही थी कि लीज में 99 साल की लीज में मिली हुई आजादी है, एक कह रही हैं 1947 की आजादी जो है हमारी वो भीख में मिली हुई आजादी है। ऐसे में जो महिलाओं का जो चरित्र दिखाई दे रहा है भाजपा में और भाजपा के समर्थकों का, अंधभक्तों का, ये इस देश को किस दिशा में लेकर जा रहा है? और दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि जब प्रियंका गांधी ऐसे मुद्दों को छेड़ने की कोशिश करती हैं, महिलाओं को, और जो गरीब तबका है, वंचित है, जो दलित है, जो इस समाज से दुत्कारा हुआ है, ठुकराया हुआ है, या कहीं ना कहीं जुल्मों सितम से घिरा हुआ है, वैसे लोगों के पास अगर जाने की कोशिश करती हैं तो उन्हें रोका जा रहा है। क्या कहेंगे ओवरऑल उत्तर प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति पर? देखिए राजीव जी, एक तो पहली बात यह है कि जो भिखमंगे लोग हैं, जो अंग्रेजों के एजेंट थे, तो इनको जो है 150 साल से ज्यादा की लड़ाई के बाद मिली हुई आजादी भीख ही मालूम पड़ेगी, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के एजेंट थे, भर्ती करा रहे थे अंग्रेजों के लिए सेना में, तो इनको ये जो है वो भीख ही मालूम पड़ेगी। इन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया होता, कोई बलिदान दिया होता, तो इनको मालूम पड़ता है कि आजादी की कीमत क्या है, तो इसलिए इनको नहीं मालूम कि आजादी की कीमत क्या है। तो यही है, तो इसलिए अब ये आजादी का कौन सा महोत्सव मना रहे हैं, अब ये तो पता नहीं कौन सा महोत्सव मना रहे हैं। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं, ये अच्छे तरीके से समझा पाएंगे
कि उनकी जो पद्म विभूषण कंगना रनौत हैं वो सही बोल रही हैं या प्रधानमंत्री जिस आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन करवा रहे हैं वो सही है। बहरहाल जो भी है, तो ये तो राष्ट्रीय राजनीति है, और ये राष्ट्रीय राजनीति भी जो है, जैसा दिनेश जी ने भी कहा कि अचानक से नहीं टपक पड़ी है कंगना रनौत, ये सब प्लांटेड है एक तरीके से, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और यहाँ ये सारी चीजें इस समय चाहिए हैं। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना, ये सारी चीजें, तालिबान, ये सब इनकी आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी जब जब संकट में होती है तो उसको मुसलमान, जिन्ना, तालिबान, पाकिस्तान, यही सब जो है याद आते हैं और उनकी बहुत पूजा करती है भारतीय जनता पार्टी, और दिल से पूजा करती है उनकी। तो अब ये उनके पुजारी जो है ये सब निकल आए हैं, तो अब ये सब ये पूजा अपनी कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि कांग्रेस के अंदर भी तमाम ऐसे लोग हैं जो इनको ये मुद्दे जो है आसानी से कैच करा देते हैं। अब सलमान खुर्शीद साहब सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे लेखक भी हैं। हो सकता है वो अच्छे लेखक, मैं नहीं कह सकता, अच्छे इतिहासकार हो, ये भी हो सकता है। अब लेकिन सलमान खुर्शीद की किताब अयोध्या के ऊपर है तो अब कोई और सवाल करे या ना करे, लेकिन हम तो सवाल कर ही सकते हैं कि आप नरसिम्हा राव के साथ सरकार में आप शामिल थे, तब आप उसमें क्या कर रहे थे? तो ये सवाल सलमान खुर्शीद से पूछा जा सकता है, और ये पहला मौका नहीं है कि सलमान खुर्शीद ने जो है इस तरीके का कोई मौका दिया हो। इससे पहले भी जो है एएनयू गए तो कहा था कि कांग्रेस के दामन पे जो है मुसलमानों के खून की छींटे पड़े हुए हैं। तो इस तरीके की बातें जो है ये करते रहते हैं। और इत्तेफाक आप देखिए कि सलमान खुर्शीद जो है उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का जो मैनिफेस्टो बन रहा है उसके चेयरपर्सन हैं, वो बनाएंगे। अब प्रियंका गांधी जो दरवाजे दरवाजे जाकर के मेहनत कर रही हैं, गालियां खा रही हैं पुलिस की, योगी जी की भी खा रही हैं, उनकी सरकार की भी खा रही हैं, और इतनी मेहनत कर रही है, उस सब पे जो पानी फेरने के लिए कांग्रेसी जो है वो बहुत ले रहे हैं, किसी और की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये जो है अब प्रियंका गांधी को सोचना है कि भाई क्या है। अब ऐसी उनके एक और जो है वो सलाहकार है प्रियंका गांधी के, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने बीच में एक डिबेट में कहा कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो अतीत की बात हो गई, अब धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं चलेगी। और बदरुद्दीन अजमल के लिए कहा कि ऊंचे पाजामे वाला जो है वाला बकरा दाढ़ी वाला जो है वो। तो जब आपके जो सहयोगी हैं जिन पे आपका भरोसा है पूरा, अब प्रमोद कृष्णम आपके साथ जो है अपनी सीट पर बैठकर के गाड़ी में जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या संदेश इसका मतलब जाएगा? मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को, दोनों को जो है, जो अपने सहयोगी हैं उनकी पहले शिनाख्त करनी चाहिए कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन भाजपा के लिए काम कर रहा है। और भाजपा के लिए काम नहीं कर रहा है तो ज्यादा आपको प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्या है कि आप बहुत बड़े सेकुलर हैं। अब ये सलमान खुर्शीद जो भी लिख रहे हैं, अब ये पता नहीं किस लिए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अब जो भी है, अब जो भी कर रहे हो तो अब अयोध्या की बातें उठेंगी तो बहुत सी चीजें उठेंगी, और जाहिर सी बात है कि उसमें फिर सलमान खुर्शीद जो है वो फंसेंगे, मतलब बचेंगे नहीं। तो सलमान खुर्शीद को बचना चाहिए इससे। अब चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को क्यों जा रहा बार, यही कहूंगा, प्रियंका गांधी लगातार ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश में जनता के असली मुद्दे उठा रही है। जो सलमान खुर्शीद अयोध्या पर किताब लिख रहे हैं उस समय भी प्रियंका गांधी आशा कर्मचारियों से जो है मिल रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं, और उनसे तमाम महिलाएं जो आकर के प्रताड़ित महिलाएं हैं वो रोज, मतलब जब भी वो लखनऊ में होती हैं, कोई ना कोई इस तरीके का समूह आकर के मिलता है, अपनी समस्याएं बताता है, प्रियंका गांधी उस पर कुछ ना कुछ आश्वासन देती है या उनकी समस्याओं को आगे उठाने का काम करती है। तो ये लगातार जो काम कर रही है, और बिना इसके सोचे समझे कि इसका हमको राजनीतिक लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब सीए के विरोध में आंदोलन हुआ तो अकेली प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में थी जो उस आंदोलन के खिलाफ थी, बाकायदा सड़कों पर निकली। ऐसा दारापुरी जो रिटायर्ड पुलिस के आईजी हैं और इंडियन पीपुल्स फ्रंट एक संगठन है उसके नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके खिलाफ प्रियंका गांधी उनके घर नहीं, दारापुरी जी के। तो अब ये जानती हुई प्रियंका गांधी की दारापुरी जी कभी कांग्रेस में नहीं आएंगे, और बाहर आएंगे तो आकर के कांग्रेस की नीति की आलोचना ही करेंगे, उसके बावजूद गई, ये जानते हुए। क्यों गई? इसलिए कि चूंकि जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठ रही है वो चाहे किसी भी विचार के लोगों की हो, ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे साथ वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा। आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, वो यही है कि जो अन्याय के खिलाफ आवाजें हैं वो मुखर होनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाजें उठनी चाहिए। तो प्रियंका गांधी अन्याय के खिलाफ आवाजों को अपनी आवाज दे रही है, उसको ताकत दे रही है। तो इसीलिए अब
मतलब प्रियंका गांधी के इन कामों से कांग्रेस को फायदा हो या ना हो एक अलग की चीज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है इतना तय है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है, बार बार जो प्रियंका गांधी को इस तरीके से रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके अत्याचार हैं जनता के ऊपर वो बार बार निकल करके सामने आते हैं कि किस तरीके से सरकार जो है वो जनता के ऊपर घोर अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, और उनके ऊपर यह ऊपर से मुलम्मा और चढ़ाया जाता है कि ये तो हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है। अब जनता के ऊपर अगर अत्याचारी हिंदुत्व राष्ट्रवाद है तो ऐसे राष्ट्रवाद हिंदुत्व का क्षय हो वो ज्यादा अच्छा है राजीव जी। सही कह रहे हैं आप। और लेकिन जिस सलमान खुर्शीद की बात आप कह रहे हैं, उनका जो किताब उनकी आई है, उस किताब का जो विवादित अंश है उसे देख लेते हैं कि आखिर क्या है। सिर्फ कुछ लाइनें हैं जो विवाद खड़ा कर रही हैं, और ये लाइनें क्या हैं ये देखिए। सलमान खुर्शीद की किताब का जो विवादित अंश है, ये किताब है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। सलमान खुर्शीद की किताब लिख रहे हैं कि भारत के साधु संत सदियों से जिस सनातन धर्म और मूल हिंदुत्व की बात करते आए हैं, आज उसे कट्टर हिंदुत्व के जरिए दरकिनार किया जा रहा है। आज हिंदुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण खड़ा किया जा रहा है जो इस्लामी जिहादी संगठनों आईएसआईएस और बोको हराम जैसा है, ये कहना है। और खासकर ये तुलना कर रहे हैं इस्लामी जिहादी संगठनों जिसमें आईएसआईएस और बोको हराम की बात कर रहे हैं, और हिंदुत्व जो उधर सदियों से जो सनातन धर्म की बात, मूल हिंदुत्व की बात कह रहे हैं, और साथ साथ ये कि उसका राजनीतिक संस्करण जो है वो खड़ा किया जा रहा है। ऐसे देखें, अगर इसकी वास्तविकता देखी जाए तो इन्होंने जो बातें कही हैं इसमें कहीं दो राय नहीं, कोई कहीं गड़बड़ियां नहीं नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन भाजपा इन्हीं मुद्दों को पकड़ के, और इसके बाद स्थितियां ये हो गई हैं दिनेश जी कि अब कई जगह सलमान खुर्शीद के नाम पर एफआईआर दर्ज करने का, और दिल्ली में तो एफआईआर दर्ज हो गई है और कई दूसरे राज्यों में भी दर्ज होने वाली है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, जो वाक्य हैं इनके इस किताब के, हालांकि इसके अलावा अयोध्या को लेकर के, अयोध्या के मामले पर जो 1500 पन्ने का जो फैसला आया था, उस फैसले को लेकर के उसकी तारीफ करते हुए सलमान खुर्शीद दिखाई दिए हैं। किताब में क्या है क्या नहीं है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आखिर ये नेता जो कांग्रेस के अपने ही वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, ये ऐसे वक्त पे ऐसे बम क्यों फोड़ते हैं कि कांग्रेस सेल्फ गोल में, मतलब अपने आप को भी बचा नहीं पाती है। आप याद कीजिए नीच वर्ड जिसे मणिशंकर अय्यर ने बोला था गुजरात चुनाव के समय में, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ये 2017 की बात है। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के इन्होंने नीच वर्ड बोला था, और वो सेल्फ गोल की तरह। तो एक तरफ प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, वो परिस्थितियां ठीक करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से ऐसे नेता आ जाते हैं जो कुछ ना कुछ गुब्बारा ऐसा छोड़ देते हैं कि कांग्रेस के लिए वो। और तीसरी बात यहां पर एक ये है कि कासगंज जहां प्रियंका गांधी जाना चाहती थी वो नहीं गई, लेकिन 10 लोगों की टीम जा रही है, कांग्रेस के 10 वरिष्ठ नेताओं की, जिसको लीड कर रहे हैं सलमान खुर्शीद। तो सलमान खुर्शीद वहां भी, और अमलेंदु उपाध्याय जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो चुनाव उत्तर प्रदेश में है, उस चुनाव का जो प्रचार समिति की जो कमान है वो भी सलमान खुर्शीद के पास है। तो आखिर सलमान खुर्शीद जी, आपको क्या जरूरत थी इस वक्त इस किताब को लाने की? किताब 2 महीने बाद, चुनाव के बाद भी ला सकते थे। आपने जो बातें कही हैं इसमें कहीं गलती नहीं है, मुझे तो नहीं लगती गलती। हमारे जो साथी सुन रहे हैं वो अगर इसमें कुछ गलत देख रहे हो, या आप दोनों हमारे महानुभाव अगर इसमें कुछ गलत देख रहे हो तो कह सकते हैं, क्योंकि इस देश में लिंचिंग और तमाम चीजें, इस देश में कासगंज और उसके अलावा आगरा जैसी घटनाएं, जो हिरासत में मौत, अब टोटी से 2 फीट की नल से में लटक करके किसी 21 वर्ष के अल्ताफ की मौत हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? ये इसी उत्तर प्रदेश में तो हो रहा है। और ये सारी बातें अगर कही जाएंगी, और उसके बाद अल्ताफ के पिताजी लिख देते हैं कि नहीं, वो हमारा बेटा जो था वो मानसिक रूप से परेशान था। उसके बाद पता चलता है कि अल्ताफ के पिताजी को लिखना भी नहीं आता क्योंकि उन्होंने उस पर थंब लगाया है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जब सुरक्षा की बात आप करते हैं उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे पोल आपके खुलते हैं। लेकिन इस पोल खोल में सबको एक साथ, विपक्षी दल में खासकर कांग्रेस को, जहां प्रियंका गांधी इतनी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही हैं, वहां कांग्रेस को एकजुट होना चाहिए। वहां पे कांग्रेसी जो हैं वो अपनी ही पार्टी को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। थोड़ी व्याख्या आपकी चाहता हूं इस पे, ओवरऑल व्याख्या, क्या जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता G23 से लेकर के सलमान खुर्शीद तक ये तमाम हैं। लेकिन आपको
इन तमाम बातों से और सवालों पे लेके चलूंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं निशांत वर्मा जी। निशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं निशांत वर्मा जी। हमारे चैनल में पहले भी आए हुए हैं। आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जानते हैं, इनसे परिचित भी हैं। जो सवाल आपसे कर रहा था दिनेश जी, इसी सवाल के साथ अगर निशांत जी आप अगर सुन रहे होंगे तो अभी हम लोग चर्चा 2-3 बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको अपडेट करने के हिसाब से बता दूं, प्रियंका गांधी की आज सभा थी, जल्दी बताता हूं। सभा थी लखनऊ में, लेकिन वो सभा नहीं कर पाई। कहा जा रहा है कि लखनऊ में उनकी पदयात्रा, माफ करें सभा नहीं पदयात्रा थी, पदयात्रा करने की अनुमति नहीं मिली। और प्रियंका गांधी ने आशा वर्कर्स से मुलाकात की है और उनके दुख को देखा है, सुना है, और आशा वर्कर्स के लिए 10,000 रुपए मानदेय अगर उनकी सरकार आती है तो इसकी घोषणा कल शाम को उन्होंने की थी। और ये आशा वर्कर्स जा रही थी मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ से, लेकिन उनकी मार पिटाई हो गई, हाथ में बैंडेज है, तमाम चीजें अभी हम लोग विजुअल दिखा रहे थे। तो ये महिलाओं का हश्र हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो एक तरफ और इन महिलाओं को के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी, हर तरह से हम लोग देख रहे हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि हिंदुत्व का राग अलापे हुए बीजेपी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मुद्दा कांग्रेस की तरफ से भी मिल जाता है कि उसमें चार चांद लग जाता है। एक तरफ जिन्ना का नाम लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया और उसके बाद उनके नए नवेले साथी सहयोगी राजभर ने कल क्या कुछ कहा है, ये हम सब ने सुना ही है। तो ये जो एक तरफ से दिखाई दे रहा है निशांत जी कि ये कहीं सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा को लाभ पहुंचाने का कोई एक प्लेटफॉर्म तो तैयार नहीं किया जा रहा है, या दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं। इसमें एक मुद्दा और भी जोड़ दूं ताकि आपको पूरी बातों पर विश्लेषण करना और मुफीद रहेगा। उसमें एक बात और भी है कि देश की आजादी को लेकर के चर्चाएं आम हैं, और उसमें यह है कि ये जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं ये सब बकवास चीजें हैं, सीधे शब्दों में कहें। ये हालांकि किसी ने नहीं कहा है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं एक विश्लेषण के रूप में, कि इसलिए क्योंकि हमारे देश को आजादी, असल आजादी तो 7 साल पहले मिली है। ये कह रही हैं 2 बार की पद्मश्री अवार्डी जो कंगना रनौत हैं, वो क्योंकि भीख में मिली हुई आजादी थी 1947 की, और अभी 2014 में जो भारत के निर्माता हैं, युग पुरुष हैं, जो भारत को बिल्कुल गर्व से छाती चौड़ा करने वाले 56 इंच के जो नेता हैं, वो उन्होंने आजादी दिलाई है। तो ओवरऑल क्या कहेंगे, जो प्लेटफॉर्म अभी तैयार हो रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को और उसके साथ साथ बीजेपी के सहयोगियों को कहां पाते हैं? धन्यवाद। आपने 3 मुख्य बातें रखी, तो मैं उन 3 बातों को 3 अलग तरीके से डील करता हूं इस शो पे। पहली बात, आपने शुरुआत करी प्रियंका गांधी, आशा वर्कर्स, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ की सरकार और वहां के हालात। ये तो सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात बेहद खस्ता हैं, और जिस तरीके से 4.5 पौने 5 साल हो चुके हैं योगी जी की सरकार को चलते, किसी भी एस्पेक्ट पे, किसी भी डायरेक्शन, किसी भी एंगल से ये सरकार उत्तर प्रदेश के हित के लिए काम नहीं कर पाई है। हो सकता है कि कुछ एक काम जरूर किए होंगे, सरकार में रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ ना कुछ तो काम करते ही हैं, लेकिन जो ओवरऑल 2017 में वादे किए गए थे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को जाने क्या क्या बना दिया जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, वैसा होता हुआ कतई नहीं दिख रहा। बनिस्बत ये हालात हैं कि लोगों की रोज किस तरीके से हालतें हो रही हैं, चाहे वो कोरोना काल की हालत हो, चाहे किसान की हालत हो, चाहे शिक्षा की हालत हो, चाहे स्वास्थ्य की हालत हो, चाहे महिलाओं की हालत हो, चाहे क्राइम बढ़ता हो, चाहे जिस तरीके से पुलिस के भी जो उदाहरण निकल के आ रहे हैं ये भी। तो इन सब बातों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की हालत खस्ता है, ये पहला पॉइंट। दूसरी बात, आपने कहा सलमान खुर्शीद की किताब जो निकल करके आई, क्या ये सही समय है? देखिए, समय कभी सही नहीं होता, समय को सही बनाया जाता है, ये मेरा मानना। और जो भी बात सलमान खुर्शीद जी ने उस करके, खास करके जो 6ठे अंश के अंदर जो लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने तुलनात्मक संज्ञाएं दी हैं, संज्ञा देना अपना अपना काम हो सकता है, लेकिन अगर उसका निचोड़ निकाला जाए, आज जब मुझे मालूम चला कि आपके शो पे आना है, तो मैंने सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर पे दोनों पे एक सवाल छोड़ दिया कि सलमान खुर्शीद साहब के इस वक्तव्य का आपको क्या कहना है आप लोगों को? मान के चलिए कि 99% लोगों ने उन्हें, सलमान खुर्शीद जी को सही ठहराया, कम से कम मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, कि उन्होंने जो कहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, या राइट विंग के जितने भी अन्य हिंदुत्ववादी, हिंदूवादी नहीं, हिंदुत्ववादी संगठन, दल, गठबंधन होते हैं, ये जिस तरीके का बिहेवियर, जिस तरीके का भारत के अंदर, खास करके उत्तर भारत के अंदर हालात पैदा करते आए हैं,
और कर रहे हैं, ये एक तुलनात्मक संज्ञा से मैच होता हुआ दिख जरूर रहा है। पहले हिटलर से कंपेयर किया जाता था, कोई स्टालिन से कंपेयर करता था, अब बोको हराम से कर दिया वगैरह। तो ये बात अपनी जगह लोगों को सही लग रही है, कम से कम वो लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे। और मैं बता दूं कि मुझसे कम से कम 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग तो जुड़े हैं, जिसमें से कई लोगों ने जवाब दिया। तीसरी बात, आपने मुलायम सिंह यादव के पुत्र और पिछले चीफ मिनिस्टर रहे अखिलेश यादव जी की बात करी कि जिन्ना की बात निकल के आई। जिस देश में सावरकर की बात होती है, जिसको मैं माफी वीर कहता हूं, उस देश में उसी समकक्ष तुलनात्मक संज्ञा के साथ जिन्ना की भी बात होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सावरकर, जिन्ना और बाकी अन्य जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनकी इज्जत तब तक बनी रही, जिनकी आज भी बनी हुई है, तब तक बनी रही जब तक उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने फायदे के लिए कुछ नहीं किया। जिन्ना ने अपने फायदे के लिए देश बनाया, हम उसको आज की तारीख में अच्छा नहीं मानते। सही बात, सावरकर ने माफी मांगी, कम से कम मैं तो अच्छा नहीं मानता हूं, मैं अपनी जगह सही हो सकता हूं। और इसी तरीके से अगर तुलनात्मक संज्ञाओं में बात की जाएगी तो फिर कोई करे तो वो रासलीला, दूसरा करे कैरेक्टर ढीला, ये नहीं हो सकता। चौथी बात, आपने कंगना रनावत की बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कहता हूं, मुझे बहुत दुख हुआ जब कंगना रनावत ने हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल, आजादी की जो लड़ाई थी, उसके बारे में जो शब्दावली और शब्दों का प्रयोग किया, वो बहुत घिनौना मानता हूं। और मैं क्यों कहता हूं, महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक को ये राइट विंग और राइट विंग के जो पसंदीदा लोग हैं, ये अनाप शनाप बकते आए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब कंगना रनावत ने उनके स्वर्गीय, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अपने खुद के कंगना रनावत के स्वर्गीय परदादा को नीचा दिखा दिया। आज वो भी स्वर्ग में सोच रहे होंगे, जिनका नाम था स्वर्गीय श्री सरजू सिंह रानावत, कंगना रनावत के परदादा, जो कि कांग्रेस में थे, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 1951 और उसके बाद गोपालपुर से 2 बार कांग्रेस के एमएलए रहे। क्या सोच रही होगी आज उनकी आत्मा कि मेरी परपौत्री हमारे द्वारा दिलाई गई भारत की आजादी को इस नजर से देखती? ये बेहद शर्मनाक बात है। मैंने देखा कई जगहों पे भारत के अंदर उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हुई है, एफआईआर की सेडिशन चार्जेस के हिसाब से मांग की गई, किसी ने बंबई में, किसी ने नासिक में, किसी ने कहीं और की। और मेरे ख्याल से जो बड़े बड़े चैनल्स हैं इस देश के, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक तमीजदारी फॉलो करनी चाहिए। मैंने अपने जिंदगी में पिछले 10 साल में हजारों डिबेट्स किए हैं देश के लगभग हर चैनल पे, लगभग हर चैनल पे। हम भी आग बबूला हो जाते हैं, हम भी लड़ते हैं आपस में, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, मैं हूं, चाहे कोई हो, लेकिन हम एक सीमा को लांघते नहीं। हम देश के खिलाफ नहीं बोलते, हम देशवासियों के खिलाफ नहीं बोलते, हम अपनी आजादी के खिलाफ। तो कंगना रनावत जैसे लोगों को मैंने पहले भी, आज से करीब 1.5 साल पहले जब उनका मामला चल रहा था मुंबई में, तब भी मैंने कहा था, टेलीविजन पे कहा था कि वो एक एंटी नेशनल है, क्योंकि उसने मुंबई जैसे शहर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जोड़ा था। आज भी आप देखते हैं कि पूरे भारत की आजादी की स्ट्रगल को गाली दे देना एक तरीके से कि वो भीख में मिली थी। मोदी जी कम से कम 7 बार दिल्ली के लाल किले से 15 अगस्त को भाषण दे चुके हैं, उन्होंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। मुझे लगता है एनसीबी को, और ये मैं दावे से कह सकता हूं, मैं बॉलीवुड यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के इतने सारे एक्टर्स और बाकी लोगों को पर्सनली जानता हूं, जो कई बार मुझसे कहते हैं कि इन मोहतरमा कंगना रनावत का भी एनसीबी को चेकअप कराना चाहिए, जो कि खुद पहले भी मान चुकी हैं कि इस बात का चेकअप कराना चाहिए। शायद आज तक ये असर है कि जो मन में आए वो उलट सुलट बक देती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनको सम्मानित करते हैं, देश की सरकार उन्हें सम्मानित करती है, भाजपा और संघ के लोग सम्मानित करते हैं। इसलिए मोहतरमा ना सिर्फ हिमाचल की ऊंचाई पर हवा में उड़ने लगी हैं, और ये देश के लिए खतरनाक है। और अंतिम बात, कंगना रनावत को लेके इतना तूल ना दीजिए, क्योंकि सरफिरे लोगों को तूल देना
ये कोई आवश्यक नहीं है। ऐसे लोग पूरे दिन सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे अपने अपने लाइव चला के ऐसी गंदी भाषाएं, बातें इस देश के लिए करते हैं जिसके उन्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार जब बदलेगी केंद्र में तभी जाके। बहुत सारी बातें और बहुत महत्वपूर्ण बात आप आखिरी में जो कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल बहुत सारी चीजें जो हैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक रखता हूं मैं। और कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं निशांत जी, जैसे गांधी को अगर नाथूराम गोडसे ने मारा तो आजकल 10वीं 12वीं के और 8वीं के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि हाँ सही मारा गया। और इसी ढंग से जब कोई कहता है कि लीज पर भारत को आजादी मिली, कोई कहता है कि भीख में भारत को आजादी मिली, तो ये तमाम बातें कई बार ऐसा इन बातों को लगता है कि इग्नोर कर दो, इन बातों को, ऐसी चीजों को तूल न दें, ऐसी चीजों को डिबेट में न लाया जाए। लेकिन फिर लगता है कि जो नई पीढ़ी है, नई नस्ल है हमारे देश की, जो जिसे यह सिखाया जा रहा है कि हाँ गांधी को मार करके ठीक किया, गांधी बंटवारे के लिए सबसे बड़े उसके खलनायक थे देश के, ऐसी तमाम बातें जब आती हैं तो लगता है कि नहीं, जो सच्चाई है, हम और आप जैसे लोग अगर बैठते हैं, मिलते हैं और चर्चा करते हैं तो ये बातें आज के बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, जिनको इन गलत ढंग से, ऐसे गलत लोग जो हैं गलत ढंग से दूसरे ढंग से एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का एक थोड़ा सा वो था कि इस बात को यहां लाया जाए इस प्लेटफॉर्म पे भी। और जी बिल्कुल, आप कुछ कह रहे हैं। एक छोटी सी बात कहूंगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अंधेरा होता है तो फिर सूरज भी उगता है, यानी कि जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे लोग भी होते हैं। अब कौन अच्छा है कौन बुरा है, अंग्रेजी में एक शब्द होता है, ये अपने परसेप्शन की बात। जिस तरीके से राइट विंग सरकार बनी 2014 में खास करके, और उसके बाद एक उनका चलाया हुआ परसेप्शन चलाया गया। उनका मतलब मैं मोदी जी की बात नहीं करता, मोदी जी तो आज भी गांधी जी के सामने नतमस्तक। उन्हें यही नहीं समझ में आता मैं गांधी की तरफ जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि वो गांधी जी के से प्रेरित है। वो कह ही नहीं सकते कि गांधी को गोडसे ने मारा तो सही किया। लेकिन ये जो गली मोहल्ले चौराहे पे जो उनके फॉलोअर्स घूमते हैं, जिन्हें समझ तो खैर बहुत बड़ा शब्द हो गया, जिन्हें बिल्कुल अकल नहीं, वो इस तरीके के आरएसएस के चलाए, गुरु गोलवालकर जिन्हें कहते हैं, उनके चलाए और उनके बाद के चलाए हुए जो प्रोपेगेंडा है उसमें फंसे हुए। ये तभी चुप होंगे जब मोदी जी को हटाया जाएगा और देश को बचाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन दिनेश जी आपके पास आऊंगा। बहुत सारी बातें, बहुत गंभीर बातें अभी कर रहे थे निशांत जी, और बहुत इत्मीनान से चार सवाल, चारों सवालों का उन्होंने जवाब दिया। इसमें एक बात और, उत्तर प्रदेश की जब हम कर रहे हैं, वहां डॉक्टर कफील खान के बारे में भी आज खबर आई कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। प्रियंका गांधी ने कफील खान के बारे में ट्वीट भी किया है, और पहले भी प्रियंका गांधी मिल चुकी हैं। और अभी थोड़ी देर पहले अमलेंदु जी भी कह रहे थे, दारापुरी के बारे में बोल रहे थे कि हालांकि वो बाहर, अगर ऐसे कोई मौका बेमौका हो सकता है कि कांग्रेस की खिंचाई ही करें, लेकिन प्रियंका गांधी वहां भी पहुंचती हैं। तो ऐसे मौके पर जहां हम देख रहे हैं कि जातियों का पहाड़ है, वैसे मौके पर प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन उन्हीं के जो नेता हैं, कई लोग, उनको जिस प्रकार समर्थन मिलना चाहिए वो समर्थन, सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसे में कितना आसान और कितना मुश्किल है उत्तर प्रदेश का राह, जो रास्ता है, और भी चुनावी रास्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए, वो आप किस ढंग से देखते हैं? बहुत नजदीक से आप उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। डॉक्टर कफील खान का भी नाम इसलिए लिया हूं क्योंकि एक यूनिटी यहां बनती हुई दिखाई दे रही है कि एक तरफ डॉक्टर कफील खान से मिलती हैं, दारापुरी से मिलती हैं, चंद्रशेखर से मिलती हैं, उसके अलावा कासगंज के मसले पर भी बात करती हैं, आगरा पहुंचती हैं, लखीमपुर खीरी पहुंचती हैं, इन तमाम जगहों पर पहुंचती हैं या पहुंचने की कोशिश करती हैं या संदेश देती हैं। ऐसे में चौथे नंबर की पार्टी आगे, उसके लिए रास्ता क्या दिखाई दे रहा है? राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनाव में रहने वाली पार्टी है, चुनाव रणनीति बनाने में मस्त रहती है, और वो बिसाते बिछाती है, और ये जो चीजें है ना, माहौल बनाती है घेरने के लिए, चक्रव्यूह रचती रहती है। तो ये छोटे छोटे चक्रव्यूह हैं,
और कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं। कफील खान का भी एक चक्रव्यूह का हिस्सा मैं मानता हूं। और एक और जो ये जो किस्सा हुआ है, कासगंज वाला किस्सा है, वो भी लगता है कि वो उसी तरह का एक नया किस्सा हो गया है कि कांग्रेस एक तरह से मुस्लिम एजेंडे पर आ जाए। उस पर सलमान खुर्शीद साहब ने सोने पे सुहागा हो गया। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, एक एक शब्द उनका बिल्कुल सही है। मैं हिंदू हूं, बिल्कुल सही कहा है कि जो साधु संतों ने जिस सनातन परंपरा को विकसित किया था और जिसने जिस समाज को गढ़ा था, बना था और संवारा था, उसको परे धकेल करके एक ऐसा हिंदुत्व इस हिंदुस्तान में आ गया है जो बोको हराम और आईएसआईएस की तरह का हो गया है। इसमें गलत क्या है? गुजरात का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, तमाम रोजमर्रा की मॉब लिंचिंग, क्या नहीं हो रहा है? और उनका आप तो पूरे इंस्टीट्यूशन में ले आए। आप पुलिस जिस तरह से, उत्तर प्रदेश की पुलिस इनकाउंटर के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर लोगों को ठोक दे रही है। और ये क्या है कि भाई इतने से नल पे एक आदमी लटक गया, कहानी हजम नहीं होने वाली है। और ये जो गुनाहगार हैं, ये हमें क्षमा के पात्र है योगी जी के राज्य में। योगी कहने में मुझे उनको बड़ा संकोच भी होता है, उनको अजय सिंह बिस्टी ही कहना ज्यादा उचित है, क्योंकि योगी तो किसी भी मायने में नहीं है। गोरखनाथ जी ने लिखा है कि जोगी जो राखे जोग तो कभी इनके पास है ही नहीं। इनको तो सत्ता का रोग है, ये तो राज रोग है इनको। तो ऐसे राज रोगी को हम योगी कहने में संकोच हो रहा है, जिसने निरंकुशता से वो राज चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो वो सबूत है कि ये योगी नहीं है। उनका वही एजेंडा है जिस एजेंडे की बात हो रही है। सलमान खुर्शीद जिसको कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। उस झंडे को, उसको झंडा योगी जी के भी हाथ में है। अगर नहीं है तो फिर इस तरह की हत्याएं क्यों हो रही उत्तर प्रदेश में? और क्यों जो बड़े बड़े कांड हो रहे उन पर क्यों पानी डाला गया? सबूत है, साक्ष्य है, सब कुछ उन्होंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सत्य का है। लेकिन सलमान खुर्शीद साहब सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, उनको इतना ध्यान रखना चाहिए कि सामने हल्ला ब्रिगेड है, भारतीय जनता पार्टी जो हल्ला पार्टी है। आपने देखा था कि जब पिछले राज में थोड़ी सी महंगाई हुई तो उन्होंने कितना बवाल काटा, तालियां फाटे, कोई सरमुंडन की बात कर रहा, कोई क्या कर रहा, दुनिया भर की नौटंकियां कि हटाओ इस सरकार को, हम तो मर गए, महंगाई डायन खाई जाता और अब हम कहां से कहां पहुंच गए। तो ये हल्ला ब्रिगेड है। मालवीय साहब बड़े खुश हैं, उनको मुद्दा मिल गया। मालवीय साहब जिनके पास इस देश में जहर बोने का ठेका है, आईटी सेल के प्रमुख, और फिर मालिया साहब के छोटे भाई, बड़े भाई, बड़ी लंबी बिरादरी है हल्ला बोल की। तो हल्ला ब्रिगेड को हाथों में बड़ा मुद्दा आ गया। तो कांग्रेस को अल्पसंख्यक उस एजेंडे पर समेट देने की भाजपा की जो रणनीति है, वो कुछ लग रहा है कि वो चक्रव्यूह सा कुछ बनता जा रहा है, जिसमें कांग्रेस उलझती जा रही है। बड़े मुद्दे हैं, इस देश को खोखला हो गया, ये देश, उत्तर प्रदेश का सत्यानाश हो गया है। अभी निशान जी ने बड़े सलीके से सारी बातें कही और उत्तर प्रदेश का जो उन्होंने बताया कि वाकई बर्बाद हो गया उत्तर प्रदेश पिछले 4.5 साल में। तो उस उत्तर प्रदेश को ये बताना तो है, भाई तुम बर्बाद हो रहे हो, संभलना है तुम्हें, संभालने के लिए लोग हैं। तो ये अब जो ऐसी बात करें उनको आप रोक दोगे, प्रदर्शन भी नहीं करने दोगे, कर्फ्यू लगा दोगे, इमरजेंसी आपने घोषित रूप से लगा दी है। तो जहां तक संभावनाओं की बात है तो कांग्रेस का थोड़ा ये है कि लेट है रणनीति में, लेकिन कांग्रेस के पास मौका है। अब कुछ न कुछ मैदान पकड़ने का, मानने का मैदान है। और योगी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस मैदान में जा ही ना पाए। देखने की बात है अभी क्या होता, लेकिन जो उपचुनाव के संकेत हैं वो ये बता रहे हैं कि जनता बहुत त्रस्त है। और जो मोदी जी का राज है, जिस तरह से ये देश जिस दिशा में जा रहा है, जिस तरह इस देश का समाज का ताना बाना बिखर रहा है, जिस तरह इस देश का अर्थतंत्र बिखर रहा है, जिस तरह इस देश का सौहार्द सामंजस्य सब खत्म हो रहा है, वो मुद्दे हैं, इस समय बड़े मुद्दे हैं। और आम आदमी का जीवन जिस तरह मुश्किल हो गया, वो मुद्दे हैं। तो उन मुद्दों को
लड़ना चाहिए, मजबूती से लड़ना चाहिए, और कांग्रेस के पास है मैदान मारने की गुंजाइश है काफी हद तक। उत्तर प्रदेश में अपना जो लुटा हुआ मैदान है उसको वापस लेने की गुंजाइश है, तो प्रयास कर रहे हैं। देखें कितना कर्फ्यू अभी वहां रहता है, कितनी इमरजेंसी कांग्रेस को झेलनी पड़ती है, क्योंकि ये तो इमरजेंसी है। अगर चुनाव के वक्त आप राजनीतिक दलों को निकलने भी नहीं दोगे तो भाई ये कैसा राज है? ये तो तानाशाही है। तो देखेंगे अभी क्या होता है, आगे कहां जाते हैं, लेकिन ये कि संभल करके चलने की कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस को जो है भाजपा के चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहिए, अपने एजेंडे पे रहना चाहिए। और सलमान खुर्शीद साहब कितने सही हैं वो अपनी जगह अलग बात है, लेकिन मौका देखना चाहिए। और ये चुनाव है, ये राजनीति है, और सामने कौन है इसको भी देखना चाहिए कि किस तरह के लोग हैं ये लोग, किस तरह के। इनके बारे में निशांत जी ने काफी कुछ कहा है, किस मिजाज के लोग बाग हैं, खतरनाक लोग हैं। मैं एक शब्द कहूंगा, तो इन खतरनाक लोगों से अगर बचाना है इस देश को तो संभल के चलना पड़ेगा। ये खेला जो ठीक से खेलना पड़ेगा। जी राजीव जी। एक खेल और चल रहा है अमलेंदु जी। आज जैसे डॉक्टर काफिल खान की बर्खास्तगी की बात आई, इससे पहले आप याद कीजिए कि अमिताभ ठाकुर की बर्खास्तगी, उनके साथ 2 और अधिकारियों की बर्खास्तगी। तो ये क्या खेल है और इससे क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार? क्योंकि एक एजेंडे में सुरक्षा और मार दो, ठोक दो और बुलडोजर चला दो की बातें तो कहते हुए योगी और मोदी और शाह तीनों सुनाई देते हैं। देखिए राजीव जी, एक तो ये जो पॉलिसी चल रही है अफसरों को बर्खास्त करने की, तो एक तो ये है कि ये मतलब बताना है कि हम बड़े कड़क जो है मुख्यमंत्री हैं और हम देखिए अफसरों को बर्खास्त कर देते हैं। क्योंकि योगी जी को लगता है कि मायावती की जो कड़क मुख्यमंत्री की इमेज बनी वो अफसरों को बर्खास्त करने की वजह से और सस्पेंड करने की वजह से बनी, ऐसा योगी जी को लगता है। तो अब वो भी चाहते हैं कि मतलब मैं भी कड़क मुख्यमंत्री साबित हूं, तो ठोक दो बजा दो के साथ साथ तो ये भी किया जाए। दूसरा, जो अफसर बिछाने पे लिए जा रहे हैं वो सारे अफसर अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी योगी जी के जो पिछले काम हैं उनके ऊपर कोई जांच की है, उनको उद्घाटन किया है, उनका जनता के सामने लेकर के आए हैं, और वो काम ऐसे हैं सब जो योगी जी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो अमिताभ ठाकुर का नाम उसी में आता है। अमिताभ ठाकुर ने जिस दिन चुनाव लड़ने की घोषणा की कि जहां से योगी जी चुनाव लड़ेंगे वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उसी दिन क्या पुलिस जो थी पहुंची। उसके बाद फिर अमिताभ ठाकुर ने एक अपना पोस्ट डाला ट्विटर पे और बताया कि किस तरीके से उन्होंने एक हत्या का मुकदमा था, उसमें जांच की, उसमें योगी जी का नाम आया। ये सारी बातें उन्होंने ट्विटर पे अपने लिखी थी। तो ये चीजें सब तरीके से सामने आ रही है। तो ये अफसरों को जो चल रहा है तो यही याद है कि एक और अफसर है आईएएस सूर्य प्रताप सिंह, और बड़े सीनियर अफसर रहे, रिटायर हुए हैं। और अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो रोज डंडा किए रहते थे अखिलेश यादव की सरकार के, और अब वही जो है वो ट्विटर पे लिख रहे हैं कि भाई मैंने तो अखिलेश यादव के खिलाफ सब कुछ किया, मुझ पर कभी कोई मुकदमा नहीं हुआ। और यहां मैंने सच्ची बातें कर दी तो 7 मुकदमे कायम हो गए। तो यानी आप मतलब ये ऐसा नहीं है कि अफसर जो है वो निशाना बनाया, वही अफसर निशाना बनाए जा रहे हैं जो जरा भी सरकार के खिलाफ जाकर के सच बोलने का साहस दिखा रहे हैं। ये दूसरी बात यह है कि सलमान खुर्शीद वाले एक प्रकरण में एक बात मुझे और कहनी थी कि सलमान खुर्शीद के जो अंश हम लोगों ने भी देखे उनकी किताब के, मुझे लगता है कि सलमान खुर्शीद अपनी बातें सही कह रहे होंगे लेकिन वो बेसिकली गलत है इसमें भी। तो सलमान खुर्शीद क्या है, कट्टर हिंदुत्व। तो भाई साहब हिंदुत्व कोई सॉफ्ट तो कट्टर नहीं होता है, हिंदुत्व हिंदुत्व है। हिंदुत्व पॉलिटिकल विचारधारा, उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं। तो यही बेसिक गलती है। अगर आप हिंदू धर्म और हिंदुत्व का इस तरीके से घालमेल करेंगे और सॉफ्ट हिंदुत्व को आप हिंदू धर्म बताने लग जाएंगे या कट्टा हिंदुत्व करके आप कहने लग जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी बेसिक गलती है। बात ये नहीं चाहिए थी कि ये हिंदुत्व जो है, जो आरएसएस का हिंदुत्व है, ये देश को तबाह कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक गलती है, और ये अच्छे से अच्छे समझदार लोगों के अंदर भी जो गलती हो जाती है यही भाजपा का ट्रैप है जिसमें लोग जाकर फंस जाते हैं कि आप हिंदुत्व को जो है वो आप स्वीकार करने की वो हिंदू धर्म है। हिंदुत्व कुछ है ही नहीं, पॉलिटिकल ही है, शुद्ध पॉलिटिकल है। जिस तरीके से बोको हराम या आईएस जो है वो इस्लाम नहीं है, वो भी शुद्ध पॉलिटिकल है। उसी तरीके से आरएसएस का हिंदुत्व हिंदू है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहिए था, और पढ़ना अगर लिखना था तो साफ साफ लिखा जाना चाहिए था कि जो आरएसएस और संघ परिवार का जो हिंदुत्व है
पॉलिटिकल जो हिंदुत्व है, ये पॉलिटिकल विचारधारा है जिसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बात स्पष्ट हो जाती। तो ये मौका जो है उधर से मिला है। तो ये अब जो ठीक है, आप लेखक हैं, आप किताब लिख सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं, रोज लिखिए आप किताब, लेकिन जब आप लेखक के साथ साथ आप एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी हो, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, तो आपकी जिम्मेदारी लेखन के साथ साथ अपनी राजनीतिक दल के प्रति भी बनती है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी बेसिक चीज है जो उसमें थोड़ी सी और स्पष्ट होनी चाहिए थी, और मुझे लगता है सलमान खुर्शीदी इस बात को स्पष्ट लिखते तो ज्यादा बेहतर होता। जी आइए शांत जी, एक सवाल आपसे ये कि इस वक्त जबकि भाजपा लगातार कोशिश कर रही है, अयोध्या को बार बार सामने ला रही है, 12 लाख दिए जला करके, और उसकी शुरुआत अभी चुनाव की शुरुआत कह सकते हैं कि वहां से इन्होंने कर दी है, प्रचार प्रसार की शुरुआत कर दी है, और लगातार राम मंदिर को सामने रखने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये किताब आना, उसमें भी अयोध्या के नाम पर यह किताब आना, और उसके साथ साथ जो एक तो ठीक है चैप्टर 6 में और जिस प्रकार की बातें हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल किताब के नाम की अगर चर्चा करें तो ये कितना फायदा दे सकता है भाजपा को, और जहां पर कि वो अयोध्या को बार बार उसी पिच पर ये चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार कह भी रहे हैं कि 1992 को याद करो और आज को याद करो, कोई गोलियां चला रहा था और आज हम जो है यहां दिए जला रहे हैं। तो क्या कहेंगे, ये गलत समय पर आई हुई किताब, हालांकि अभी आपने कहा है कि समय गलत नहीं होता है, समय को अपने हिसाब से सही और गलत किया जाता है, इस बात से मैं इत्तेफाक भी रखता हूं, लेकिन अयोध्या नाम को लेकर के और इसके साथ साथ जो भाजपा जिस चीज को अपनी तरफ करना चाहती थी, और जिधर कांग्रेस को हम बहुत मजबूत होते हुए देख रहे हैं पिछले 20-25-50 दिनों से, और वहां पर कांग्रेस क्या थोड़ी सी बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है या आने वाले समय में, क्योंकि यह मुद्दा आज जहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सुनने में यह आ रहा है कि कल परसों में जब कई सारे एफआईआर दर्ज होंगे इनके खिलाफ, हो सकता है कि किताब पर बैन लगाने की कोशिश हो या कुछ और हो, तब यह मुद्दा और भी उछलेगा। देखिए, मैंने अनगिनत बार ये कहा है अलग अलग समय पे कि ये जो आदत हमें पड़ गई है, हमें मतलब हम सबको पड़ गई है कि किसी ने कुछ किया तो इससे भाजपा को क्या फायदा होगा, ये सोच हमें एक लैटरल थिंकिंग पे ले जाती है कि अब भाजपा क्या करेगी, क्योंकि एक छोटी सी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है पिछले कुछ सालों के अंदर, आपकी नहीं कई लोगों की, बस भाजपा के प्रिज्म से, भाजपा के नजरिए से ही देखना। क्या हम इसका, जैसे मैंने कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्या हम इसको इस नजरिए से देख सकते हैं कि इस किताब, इस बात, इस समय पर सलमान खुर्शीद जो कि सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े लॉयर हैं, माहिर पॉलिटिशियन हैं, भले ही हारे हैं पिछले कुछ टाइम से, लेकिन है तो माहिर पॉलिटिशियन, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित है? हां है। इस बार उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी पार्टी भाजपा वर्सेस अदर्स नहीं है 2022। इस बार चार कोना फाइट है, चारपाई की तरह, एक तरफ सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा और उनके अपने अपने, यानी इस बार चार दिशाओं में लड़ाई होगी। जब ये हिंदुत्ववादी पार्टी वर्सेस अदर्स हो जाता है तो ये जो हम कहते हैं हिंदू वोट पोलराइजेशन बहुत आसान हो जाता है भाजपा। लेकिन जहां बसपा, सपा, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति है, आज की नहीं, जब से उत्तर प्रदेश बना तब से है कि वहां पे जातिवाद को लेकर के वोटिंग होती है। जैसे ही बसपा सपा अलग अलग लड़ी, कांग्रेस भाजपा अलग अलग सब लड़े चारों, तो भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति दयनीय हो जाती। तब हिंदुत्व, हिंदूवाद, हिंदुइज्म, राम मंदिर कुछ काम नहीं आता, ये इतिहास है। अब बात आती है कि क्या इस किताब में लिखी बातों का कोई असर होगा? होगा। इस पैनल पे हम चार हिंदू हैं, माफ कीजिएगा मैं जनरलाइज कर रहा हूं, तीन यहां पे जर्नलिस्ट बैठे, एक मैं विश्लेषक। किसी पार्टी से हम चारों का संबंध नहीं, दावे से कह सकता और किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि हम में से कोई भी भाजपा को वोट नहीं करता। उसका कारण यह है कि शायद हम चार लोगों को और हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों को वो चीज दिखती है, करोड़ों लोगों को, इसीलिए भाजपा को इतने लोग वोट नहीं देते।
और इस तरीके की बात सामने लाना, वैसे ही जैसे कोई सही समय नहीं होता, समय को सही बनाना होता है, तो अगर इस बार उत्तर प्रदेश में 4 कोना फाइट है, 4 कॉर्नर कंटेस्ट है इलेक्शन की, तो जो हिंदुत्ववादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उसकी पोल अगर खुल रही है तो हो सकता है जाति समीकरण से वोटिंग हो, लेकिन वो भाजपा के खिलाफ जाएगा और 2012 की परिस्थिति आ जाएगी, 1.25 करोड़ पे आके अटक जाएगा। इन बातों को समझते हुए पॉलिटिशियंस जो होते हैं, राजनीतिक लोग जो होते हैं, वो गणित लगाते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, मुलायम सिंह यादव हो, ममता बनर्जी हो इत्यादि कोई। ये एक राजनीतिक गणित है, इसमें बैटिंग की जाती है, अगर हारते हैं तो हार जाते हैं, लेकिन कई बार देखा है जीतते भी हैं। एक बात और, जैसा कि जवाल साहब ने कहा, जैसा कि अमलेंदु जी ने कहा, मुझे लगता है डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं, डिक्टेटरशिप देश में है। पूरे भारत में तो पहले होती थी 2014 के चुनाव के बाद, उसके बाद तो सब फुसकी बॉम्ब निकल चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जरूर जिस तरीके से अधिकारियों को, लोगों को टास्क पे लिया जा रहा है योगी सरकार द्वारा, ये एक टाइप की डिक्टेटरशिप है। डर मुझे सिर्फ एक बात का, बहुत सारे इतिहास में हमारे डिक्टेटर्स चुनाव जीत के आए, हिटलर मिला करके, ईदी अमीन मिला करके, मुसोलिनी को भी ले लें, लेकिन वो चुनाव से नहीं गए, हाय, उनका जाना बहुत अजीबोगरीब था। मेरे देश की किसी भी सूबे की ये परिस्थिति ना हो, इसलिए मैं आम जनता से दरखास्त कर सकता हूं, जो आपके लिए काम करे उसको ही वोट दीजिए, जो आपको बहकावे उसको वोट मत दीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूंगा कि हमारी भी देश की किसी एरिया में, सूबे में वो परिस्थिति आए कि तानाशाहों को जिस तरीके से इतिहास ने मिट्टी में मिलाया है, इतिहास में वैसा ही। और ये बात मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भी कहना चाहूंगा, थोड़ा सा अकल लगाओ, अगर जनता के लिए काम कर सकते हो तो करो, वोट लो, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान, आम जनता, इनको परेशान करके आपकी हार खुद स्वर्ण अक्षर में आप लिख रहे हैं। सही कह रहे हैं, और ये तमाम बातें ऐसी हैं जो आने वाले समय में, और खासकर जो 2 महीने बाद चुनाव है, उसमें वोटर्स को बहुत प्रभावित कर सकती हैं। और ये वोटर्स उत्तर प्रदेश के वोटर्स हों, चाहे वो उत्तराखंड के हों, उत्तराखंड में दिनेश गोयल जी बैठे हुए हैं, क्या हाल है उत्तराखंड का ये बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। पंजाब की हालत हो या गोवा या मणिपुर की हालत हो, हर तरफ हम देख रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो आने वाले समय में बहुत दूसरे ढंग से परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। और खासकर जो उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव के रिजल्ट के बाद जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने की जरूरत महसूस हुई भाजपा की केंद्रीय मतलब केंद्र की सरकार को, और उसके अलावा राज्यों में भी, खासकर जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां फटाफट आनन फानन में जिस प्रकार कम किया गया है। बहुत सारे साथी लिख भी रहे थे कल भी और आज भी, और बातें कर भी रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं कि आपने उपचुनाव में हरा कर दिखा लिया, पेट्रोल डीजल के दाम, महंगाई थोड़ी सी कम करने की कोशिश, ये काम आप आगे भी कर सकते हैं। खैर, ये एक दूसरा मसला है, महंगाई की चर्चा बार बार होती है, इसलिए ये चर्चा यहां वाजिब और लाजिमी है। लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार 4 ध्रुव में, 4 अलग अलग कोनों में बटी हुई जो प्रमुख 4 पार्टियां हैं, उन पार्टियों में से कांग्रेस की बात हम, और वहां प्रियंका गांधी लीड लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और सवाल जो आज हमारा है वो वही कि क्या आखिर प्रियंका से क्यों डर रही है या डरती है योगी सरकार, क्योंकि जहां जहां प्रियंका जाना चाहती हैं वहां रोकने की कोशिश 2019 के बाद से लगातार, और खासकर प्रियंका गांधी जब से महासचिव बनी है कांग्रेस की, उसके बाद से लगातार उनका ध्यान उत्तर प्रदेश पर है, और उन जगहों पर वो पहुंचती हैं जहां उन्हें होना चाहिए और जहां उनकी जरूरत या उन जैसे राजनेताओं की, नेताओं की या सिविल सोसाइटी के वर्कर्स की होनी चाहिए, वह वहां पहुंचती हैं। ताजा मामला कासगंज का है, और कासगंज में 10 लोगों की टोली तो जा रही है, लेकिन वहां से जो खबरें आ रही हैं, और खासकर अल्ताफ जो 21 साल का लड़का जिसे पुलिस हिरासत में रखा
गया और वहीं उसकी मौत हो गई, उसकी मौत को लेकर के जितने सवाल उठ रहे हैं वो सवाल भी उत्तर प्रदेश के सरकार पर सीधे उंगलियां उठा रहे हैं। इन बातों को भी उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों को समझना होगा, सुनना होगा। समय खत्म हो गया है, लेकिन बहुत धन्यवाद देता हूं निशांत वर्मा जी, आप अपने व्यस्त समय को निकाल करके आप आए, चर्चा में आप बैठते हैं, अच्छा लगता है, आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, जो हमारे लोग भी काफी तारीफ करते हैं, जो देखते हैं, दर्शक सुनते हैं। तो आप जरूर आया कीजिए, बीच बीच में से समय निकाला कीजिए, आपसे आग्रह है। और वैसे ही आग्रह दिनेश गोयल जी से भी करूंगा कि दिनेश जी भी बहुत सदी हुई बातें रखते हैं, और इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही होता है कि हम यहाँ वो चिल्ला हल्ला गुल्ला शोर गुल उससे बाहर निकल करके कुछ मुद्दों की बात और कुछ एक दूसरे को जो हम कुछ दे पाए, समाज को कुछ दे पाए, एक बेहतर दुनिया बना पाए, उसके लिए बैठते हैं, चर्चा करते हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, कोई ये नहीं है कि किसी को आगे बढ़ाओ, किसी को पीछे गिराओ। बात यही है, जो सच है उसको बताओ, उसको दिखाओ, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो। जो गलत करेगा वो भी रखेंगे, जो सही करेगा वो भी बताएंगे। लेकिन दुखद पहलू ये है कि सत्तारूढ़ दल जिसको सही चीजें करनी चाहिए थी आज नहीं कर रही हैं, इसीलिए ये जो पार्टी है, इसीलिए हमको इसके बारे में ज्यादा बातें करनी पड़ती हैं। लेकिन अमलेंदु जी, आप भी, तबीयत थोड़ी सी अमलेंदु जी की ढीली है, बुखार में है, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं। अमलेंदु जी, आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप भी जुड़े रहे। तो तमाम आप तीनों महानुभावों को एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे साथ जुड़े हुए तमाम साथियों, दोस्तों, शुभचिंतकों जो अभी तक लगातार इस प्रोग्राम को सुन रहे थे, देख रहे थे और अपनी बातों को यहां रख रहे थे, आप सबको भी एक बार धन्यवाद देता हूं। और मैं देख रहा हूं कि अलग अलग ढंग से सब अपनी बातें रख रहे हैं। जावेद इकबाल लिख रहे हैं कि आपके गेस्ट एनालिस्ट में एक अच्छी सोच रखते हैं, आपकी बातों में जनता की रहनुमाई होती है। बहुत धन्यवाद जावेद इकबाल जी। मदीना का मुसाफिर हैं, शुक्रिया लिख रहे हैं, सब्बा खैर लिख रहे हैं, गुड नाइट और ऑल द बेस्ट लिख रहे हैं। मदीना का मुसाफिर कामिल शेख भी हमारे साथ में। जकू अघाड़ी लिख रहे हैं कि कुडोस राजीव जी फॉर एन एक्सीलेंट प्रोग्राम, बहुत धन्यवाद आपको। दीपक तिवारी लिख रहे हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव देश हर्ष में है, उल्लास में है, पर 75 साल बाद भी किसान संघर्ष में है और इसमें कुछ अमीर भी हैं, इस बात से इनकार नहीं है, पर क्या गरीबों को सुख सुविधाओं का अधिकार नहीं है, पूछता है भारत। बहुत सही सवाल कर रहे हैं और ये बिल्कुल ये जवाब तो चाहिए, और ये सवाल पूरा देश पूछेगा कि आखिर क्या गरीब जो हैं उनको आखिर सुख सुविधाओं से वंचित क्यों रखा जाता है। दीपक तिवारी जी लिख रहे हैं। कायम खान लिख रहे हैं कि आजादी भीख में नहीं मिली, हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी लहू से तिरंगा बनाया है, ये तिरंगा फहराया है, लहराया है, देश को आजादी दिलाई है। और ये बात कायम खान बिल्कुल डंके की चोट पर लिख रहे हैं और बिल्कुल सही लिख रहे हैं कायम खान जी। इस्तियाक आलम नमस्कार कह रहे हैं, कामिल शेख नमस्कार कह रहे हैं, नंद किशोर सिरपुरकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम नारायण मेघवाल जी हैं हमारे साथ में, जो लिख रहे हैं कि बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए खरीद फरोख्त शुरू कर दी, सलमान खुर्शीद भी भविष्य खरीद रहे हैं, लेन देन शुरू। मोहम्मद शबीर अंसारी कह रहे हैं कि साधना भारती लाइव में जोड़िए कांग्रेस से, साधना जी को भी जोड़ेंगे, बिल्कुल आती हैं हमारे कार्यक्रम में, आप जानते ही हैं, उनको बुलाएंगे बिल्कुल। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि उपाध्याय जी अपना खास ख्याल रखिए। और अब्दुल जब्बार लिख रहे हैं कि नमस्कार कह रहे हैं, क्या बात है आजकल मेरा मैसेज नहीं देखते हो आप। अब्दुल जब्बार जी देखिए, आपका मैसेज देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, कई बार छूट जाता है मैसेज, कई बार ऊपर है, बाद में मैसेज लेते हैं, कुछ गंभीर चर्चा होती रहती है, मैसेज किसी के छूट गए तो उससे माफी, आप सबसे माफी चाहूंगा, लेकिन याद दिला दिया कीजिए, कई बार आप रिपीट कर दिया कीजिए तो छूटेगा नहीं, लेकिन कोशिश रहती है कि आप लोगों के मैसेज ना छूटे। असलम चिश्ती ट्रू रिपोर्टिंग लिख रहे हैं, और फिर शहाबुद्दीन उस्मानी लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्या पता आज़ादी क्या है जो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा न लिया हो। हिस्सा तो हमने भी और आपने भी नहीं लिया, लेकिन हम लोगों को पता है एक्चुअली ये एक इनहेरिट। और अभी सबसे अच्छी बात हमारे अभी साथी निशांत वर्मा जी बता भी रहे थे कि इनके दादाजी ऑलरेडी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सेदार रहे, एमएलए रहे 2-2 बार के, और उनकी आत्मा आज क्या कह रही होगी, उनकी रूह जो है वो कांप रही होगी और सोच रही होगी कि आखिर क्या कह रही है मेरी पोती जो है। लेकिन यही ज़माना है, आप लोग हम सब देख रहे हैं।
और सुधीर सिंह हैं, आपके ईमानदार पत्रकारिता को लाल सलाम। सुधीर सिंह लिख रहे हैं, आपको भी लाल सलाम सुधीर सिंह जी। करीम है, नमस्कार कह रहे हैं। रविंद्र कुमार, जल्दी से भगवान अमलेंदु जी को स्वस्थ करेंगे, लिख रहे हैं। ओम प्रकाश सारनाथ लिख रहे हैं कि गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा, परंतु कंगना ने अपनी बोली से मार डाला। बीजेपी और आरएसएस ने कुछ लोगों को नफरत का ऐसा नशा चढ़ा दिया है कि वे देश के निर्माताओं और कर्णधारों को भी नहीं छोड़ते हैं। ओम प्रकाश सारनाथ जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप, और आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं। जगन्नाथ यादव हैं, जय गुरुदेव लिख रहे हैं। कामिल शेख हैं, फिर जनसुख दास हैं हमारे साथ में। एम आप सही, आप सबको आपका शो बेहतर है, लिख रहे हैं एम इज। फिर कामिल शेख। अशोक सक्सेना लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह प्रियंका जी कड़ी मेहनत कर रही हैं, कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेतागण से जो उम्मीद प्रियंका जी कर रही हैं, उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे। जमीनी कार्यकर्ताओं को इस बात का दर्द हो रहा है। अशोक सक्सेना बिल्कुल सही लिख रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ता ही मुख्य रूप से पार्टी के कर्णधार होते हैं, पार्टी को मजबूती यही लोग प्रदान करते हैं, लेकिन बड़े जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनका काम होता है इन जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना। ये कितना मोटिवेट कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। करीम भी है, कह रहे हैं हर बात में हिंदू मुस्लिम खेलती है बीजेपी। फिर उसके अलावा, इनके अलावा और भी बहुत सारे साथी हैं। लव बर्ड्स स्टेटस निशांत वर्मा जी इज वेरी गुड लिख रहे हैं। फिर मोहम्मद सबीर अंसारी हैं, राजीव जी गुड लिख रहे हैं। लाइफ इज उदय सिंह जी हैं हमारे साथी, लिख रहे हैं कि प्रियंका की सक्रियता देखकर योगी जी और आरएसएस को लगता है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये सरकार जो है वो दोबारा नहीं लौटेगी। क्योंकि जन सरोकार के मुद्दे पर पहली बार कोई ललकार रहा है, ये कहना है उदय सिंह जी का। फिर कामिल शेख हमारे साथ, फिर लबर्ड्स हैं, फिर जावेद इकबाल लिख रहे हैं कि जनता जाग चुकी है, आने वाली सुबह की झलक दिख रही है, बुरे दिन खत्म और अच्छे दिन के आने की आशा रखें। बिल्कुल अच्छा समय, जैसे निशांत वर्मा जी ने भी कहा कि समय अच्छा या बुरा नहीं होता है, समय को अच्छा या बुरा बनाया जाता है। तो अच्छा बनाइए समय और अच्छे दिनों का इंतजार कीजिए, अच्छे दिन आएंगे। संजय गुप्ता भी हमारे साथ में हैं। फिर उसके बाद में अहमद हुसैन बाघेर हमारे साथ में हैं। फिर रतन राज हैं, कंगना रनौत को जेल जाना चाहिए क्योंकि ये देश के कर्मदाता का अपमान है, लिख रहे हैं। और असलम चिश्ती लिख रहे हैं प्रियंका गांधी देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनने की तरफ अग्रसर हैं। सबीर अली लिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चंद्रदेव लकड़ा कांग्रेस विन लिख रहे हैं। सुभाष तिवारी गुड नाइट लिख रहे हैं। और इब्राहिम खान रोल बाद रेसिड्यूअल पर पैसे खर्चते कोई थोड़ा कर दिया, नहीं समझा क्या लिख रहे हैं आप। लेकिन हाफिजुल सलमान भी हमारे हाफिजुल सलमान हैं। फिर चंद्रदेव लेकरा, रूपराम गुगरवाल लिख रहे हैं अपनी बात आप ही जाना, हमेशा सच्चाई के साथ रहना। रूपराम गुगरवाल जी रोज हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं। आपको और बहुत आपके जैसे तमाम साथियों को एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, देखते हैं। सुशील मिश्रा कह रहे हैं कि कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई पुलिस केस दर्ज कर लिया है, मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया, ये लिख रहे हैं। सुभाष यादव लिख रहे हैं कि बीजेपी सरकार अगर नहीं गई तो स्टूडेंट का जीवन अंधेरे में चला जाएगा। और फिर दुलीचंद मीना लिख रहे हैं कि हिंदू धर्म में नफरत पैदा करने वाले फर्जी हिंदुत्व की राजनीति करने वालों से दूर रहें। मोहम्मद तलिब हुसैन कारी लिख रहे हैं कि गोडसे ने गांधी जी को मारा और कंगना ने अपने परदादा को गोली से मारा। थैंक्स राजीव जी। मोहम्मद तालिब हुसैन कारी जी आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं और यही समझने की जरूरत है। अब्दुल जब्बार कांग्रेस विन लिख रहे हैं। राज बहादुर राज लिख रहे हैं मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज देखता हूं। राज बहादुर राज जी बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो को देखते हैं, सराहते हैं, लिखते हैं कमेंट। कई बार आप लोगों के कमेंट को नहीं पढ़ पाता हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन फिर भी आप कमेंट लिखिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।
पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे हर प्रोग्राम से आप रूबरू हो पाएं। और अनिल कुमार लिख रहे हैं कि 2014 से पहले कंगना को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी, अनिल कुमार का लिखना है। मनोज पटेल जय हो लिख रहे हैं। जालम सिंह लिख रहे हैं जय सेवा जय भावदेव। फिर इकबाल खान लिख रहे हैं राजीव भाई बुक रिलीज की टाइमिंग कासगंज पुलिस की देख रेख में 2 फीट की नल में आफ्ताब का सुसाइड और प्रियंका को पुलिस द्वारा रोकने पर उनका रुक जाना, सब गौर करें सरजीत और जनता इस एंगल से सोचे, सब स्क्रिप्टेड है। रूपलाल वेदिया लिख रहे हैं कि अब पूरी बीजेपी को डरने का समय आ गया है। इमरान खान लिख रहे हैं कि प्रियंका गांधी आने वाले टाइम में पीएम बनेंगी। और ललित यादव लिख रहे हैं खदेड़ा होगा। जावेद गुड नाइट लिख रहे हैं। जावेद इकबाल शुभ रात्रि सब्बा खैर उन्होंने कह दिया है। रूपराब गोरवाल लिख रहे हैं आपको बहुत बहुत बधाई। इकबाल खान सुधीर सिंह लिख रहे हैं कि मैं कलकत्ता से आपका प्रोग्राम हर दिन देखता हूं, आपका कार्यक्रम दिल को छू लेता है। सुधीर सिंह जी बहुत धन्यवाद, आप देखते हैं और आप लिख रहे हैं, सराहते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत धन्यवाद सुधीर सिंह जी आपको। ललित यादव लव यू सर दिल से लिख रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत प्यार ललित यादव जी। कमिल शेख भी हैं, अख्तर हुसैन हैं हमारे साथ, मोहम्मद सबीर अंसारी हैं। सबीर अंसारी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद लिख रहे हैं। इकबाल खान लिख रहे हैं कि सलमान खुर्शीद जी ने साबित किया कि उनके रहते कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ, इकबाल खान लिख रहे हैं। और विनी कपूर राधे राधे लिख रही हैं। विनी जी आपको भी राधे राधे। और साहुन खान लिख रहे हैं मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। साहुन खान जी आप जुड़ते हैं ये हमें अच्छा लगता है, आप जुड़िए, रोज जुड़िए और इस कार्यक्रम को देखिए और अपनी बातों को रखिए। इब्राहिम खान लिख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल मेरा सर पर गिटार कर कोई नहीं करा, गैस पर तो बढ़ा दिया कि सजा रुपया और चुका है। तो कुल मिलाकर के पेट्रोल डीजल की कीमत जो है वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन गैस की कीमत अभी भी बढ़ी हुई है। और पेट्रोल डीजल की कीमत भी कितना और मतलब उसको रोक के रखेंगे या उसको नहीं बढ़ाएंगे या हो सकता है चुनाव तक रोक के रखें, लेकिन फिर भी अभी पेट्रोल डीजल की कीमत अभी भी बहुत ज्यादा है। इब्राहिम खान जी हमारे साथ लिख रहे हैं, सागुन भी हैं, कमिल भी हैं, बनवारी मीना हर हर महादेव अल्लाह अकबर लिख रहे हैं, जय जवान जय किसान लिख रहे हैं। लव वर्ड्स लिख रहे हैं कि निशांत वर्मा जी इज वेरी गुड, लव वर्ड्स स्टेटस लिख रहे हैं। महबूब अहले बैत हमारे साथ और साथ में प्रदीप बाघल लिख रहे हैं कि राजीव सर हम लोग इधर काम कर रहे हैं, गरीब मजदूर हैं, हमको पढ़ने नहीं आता है, कुछ बढ़ाने को सुनाएं। हम लोगों को डीवी लाइव को रोज देखते हैं, जो भी देखते हैं हम लोग से देखते हैं, हम सब दिखाते हुए। बहुत धन्यवाद प्रदीप बाघल जी की, आप हमें देखते हैं, सुनते हैं और काम करते हुए भी आप हमें सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज नायक हैं जो थैंक यू सर लिख रहे हैं। और मोहिबा अहले बैत खुश रहें लिख रहे हैं। नासिर खान भी हैं, आप अच्छा प्रोग्राम देते हो। और फिर टीजी स्पोर्ट्स कासिफ लिख रहे हैं आप सभी को गुड नाइट। और मनोवर एक्सप्रेस पेंटर लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग राजीव जी, मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। आप देखे, आपने लिखा, आप जुड़े हमारे साथ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सीमा यादव। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं कि आरएसएस भाजपा का हिंदुत्व कट्टरवाद का ना कि हिंदू का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो हिंदुत्व की जो बात है उसके बारे में। कन्हैयालाल गुप्ता भी हैं, बीजेपी से भीख में राशन लेना। फिर तलीम खान लिख रहे हैं आपका बताने का अंदाज बेहतरीन है। और फिर लव बर्ड्स स्टेटस निशांत वर्मा जी के बारे में लिख रहे हैं लगातार। राजेश कुमार पांडे हाय लिख रहे हैं। कामिल शेख हैं। मोहम्मद अफरोज लिख रहे हैं कि छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सब हिंदू भाई को, और आपको भी बहुत शुभकामनाएं। गिरीश शर्मा लिख रहे हैं ग्वालियर से। गिरीश शर्मा, अच्छा लगा डिबेट में निष्पक्ष वार्ता सुनकर। गिरीश शर्मा जी बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े, देखे, आप ग्वालियर से जुड़ते हैं और देखते हैं, अच्छा लगता है। शरफुद्दीन अंसारी लिख रहे हैं राजीव सर आपके न्यूज देखता हूं जो जग जाता हूं। बहुत धन्यवाद शरफुद्दीन अंसारी भाई कि आप देखते हैं, सुनते हैं। अबेद अली मंडल भी हमारे साथ यूपीसी वोटर लिख रहे हैं। राजेश कुमार पांडे भी हैं, लवर्स भी हैं, सीमा यादव हैं हमारे साथ। यूपीसी अबेद अली मंडल लिख रहे हैं यूपीसी वोटर्स। फिर फारूक अंसर लिख रहे हैं अब की बार प्रियंका सरकार। और फिर
रहमानी हैं। डॉक्टर कफील का मामला देखिए सर, बिल्कुल डॉक्टर कफील पे हम लोग इतनी चर्चा की है, अगर शायद आपने सुना हो तो। कन्हैयालाल गुप्ता, बीजेपी से वीक में राशन लेना, वोट भी बीजेपी को ही देना, ये लिख रहे हैं। एस यादव लिख रहे हैं कि उपचुनाव में हराया तो पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, पूरे चुनाव में हराएंगे तो गैस भी सस्ती हो जाएगी। राइस कल्लर भी हमारे साथ। शरद आहिर लिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आम जनता को जरूरत है। तस्लीम खान लिख रहे हैं कि एमपी के बारे में भी कोई प्रोग्राम करिएगा प्लीज। बिल्कुल करेंगे एमपी के बारे में भी कोई प्रोग्राम, मध्य प्रदेश के बारे में। और कमल शेख, आपकी आवाज में जादू है लिख रहे हैं। बहुत धन्यवाद कि आप लिखते हैं उसमें जादू है। और फिर इब्राहिम खान लिख रहे हैं कि राजीव जी आपने मेरा कमेंट पढ़ा, शुक्रिया राजू भाई, आपने मेरा कमेंट पढ़ा, बहुत बहुत अच्छा लगा। इब्राहिम खान जी, बस मैं वही कह रहा हूं कि कई बार छूट जाता है, कमेंट ऊपर चला गया या सामने जब पढ़ रहा होता हूं उस समय नहीं मिला, और कई बार कोशिश भी करता हूं कि ऊपर के कमेंट को भी ले लूं। कई लोग जैसे सीमा खातून हैं, आपसा खान हैं, फिर मदीना का मुसाफिर हैं, असलम चिश्ती हैं, और कई ऐसे नाम हैं, विनी कपूर हैं, या आप हैं, जावेद इकबाल हैं, इब्राहिम खान हैं। तो ये सब जितने भी हैं, आप लोग कई बार आपके नाम लेकिन याद हैं, मुझे याद भी कई लोगों के नाम रहते हैं। आपके कमेंट पढ़ूं ना पढ़ूं, मैं जानता हूं कि आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छा लगता है। और कई लोग कमेंट नहीं लिखते हैं लेकिन देखते हैं, ये भी अच्छा लगता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो देख रहे हैं वो भी, जो नहीं देख रहे हैं वो भी, आप सबको मैं इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। जो लोग बाद में देखते हैं उनका भी स्वागत करता हूं। भूषण बेड से भी हैं, रियली ग्रेट न्यूज चैनल लिख रहे हैं। तस्लीम खान थैंक्स लिख रहे हैं। सबीर खान भी, साकिर खान गुड लिख रहे हैं। अरमान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर मुहिब्बे अब्दे आहिद भी लिख रहे हैं, त्रिपुरा गवर्नमेंट चुप है, मस्जिद में आग लगा दी गई पर वहां के लोगों पर जुल्म सितम कर रही है। त्रिपुरा बहुत ही सेंसिटिव मामला हो चुका है और वहां भी वही कुछ हो रहा है जो दो संप्रदायों के बीच भड़काने का काम कई जगहों पे जो बीजेपी आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है, या ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा भी हो सकता है जो किया जा रहा है। लेकिन उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितना उसके बारे में कहा जाए वो कम है, और ये नहीं होना चाहिए। रविंद्र कुमार लिख रहे हैं कि मोदी उसी को डराते हैं जो उनसे डरता है। निशांत जी, अकेले मोदी योगी पर भारी पड़ते हैं। और फिर अमान खान कांग्रेस पार्टी लिख रहे हैं। और फिर हमारे साथ और भी कई लोग हैं। राजेश कुमार पांडे लिख रहे हैं कि सर आप मेरे भी कमेंट पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत धन्यवाद। फिर धर्मपाल सिंह लिख रहे हैं कि अब की बार प्रियंका गांधी बने पीएम। धर्मपाल सिंह जी की तरह बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि अब की बार पीएम प्रियंका गांधी बने। फिर लैशराम मानिकम लिख रहे हैं, राजीव जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। पंकज नायक लिख रहे हैं कि यूपी वालों अब सब ही देश, आप सब ही देश के निर्णायक हैं, आप बहुत सोच के वोट दीजिए, देश को बर्बादी से बचा लीजिए प्लीज। पंकज नायक का कहना, ये अपील है पंकज नायक की, और ये अपील आप लोग समझिए। कमिल शेख शुक्रिया कह रहे हैं। और इस्फानी सैयद ग्रेट चैनल लिख रहे हैं। और धर्मपाल जी, राजेश कुमार जी, फारूक अंसारी जी, असगर गौरी हमारे साथ में हैं। फिर ईशानी सैयद हमारे साथ में, गिरीश शर्मा टू गुड लिख रहे हैं। और आबिद अली मंडल बंगाल, फ्रॉम बंगाल, ये बंगाल से हैं, आबिद अली मंडल हमारे साथ में। और चंद्रदेव लाकड़ा नमस्कार कह रहे हैं। विनी कपूर राधे राधे लिख रही हैं। और राजीव भाई जी, खुशी हुई अपना नाम आ गया, राधे राधे जी। विनी कपूर जी, बहुत अच्छा लगता है, आप जुड़ती हैं, लिखती हैं, कमेंट करती हैं, इससे अच्छा और मेरे लिए क्या हो सकता है। हमारी शाम जो है वो खुशगवार हो जाती है आप लोग जब आते हैं, कमेंट करते हैं तो। रतन कुमार सूत्रधार हैं, आईएनसी लिख रहे हैं। और मरवाड़ी भजन जय भीम लिख रहे हैं। यही खूबी है इस कार्यक्रम की कि सब अपने अपने हिसाब से, अपने अंदाज में अपनी बातें रखते हैं। गिरीश शर्मा टू गुड लिख रहे हैं। तो अब दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेता हूं। औरंगजेब अंसारी हैं जो लिख रहे हैं, आप इसी तरह सच का आईना दिखाते रहिए, हमारा देश भी सुधर जाएगा। थैंक्स सर हक की बयान करने के लिए, बहुत धन्यवाद। राजेश गुप्ता भी। और फिर उपसाना त्रिपाठी का लिखना है, उपसाना त्रिपाठी का लिखना है कि यूपी में योगी जी तो भी ठीक हैं पर पीएम एज मोदी बिल्कुल नहीं।
उपसाना त्रिपाठी का कहना है कि यूपी में योगी जी तो ठीक हैं, लेकिन पीएम के रूप में मोदी ठीक नहीं है, ये कहना है उपसाना का। साहिम अहमद डीवी लाइव इज बेस्ट न्यूज लिख रहे हैं। बद्री विशाल, देखिए आपका नाम बहुत देर बाद सामने आया है, आप जुड़ते हैं मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी अभी आपका नाम आया है और देख रहा हूं, अच्छा लगा कि आपने लिखा है। बद्री विशाल लिख रहे हैं कि अब बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी हैं, अब सीमा से बाहर हो चुकी है, अब बीजेपी को यूपी की जनता ही सबक सिखाएगी। गुरफान अहमद भी हैं, यूपी से गुरफान जी हैं, और साकिर खान भी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। आबेद अली मंडल भी हमारे साथ, मुरारी पाठक, ओम शांति लिख रहे हैं, जी टर्मा है हमारे साथ में, और फिर कमिल शेख है, रविंद्र कुमार हैं। तो तमाम दोस्तों, अब और शाहीन अहमद, राकेश गुप्ता जय कांग्रेस लिख रहे हैं, औरंगजेब अंसारी, रतन कुमार सूत्रधार आईएनसी। अब दोस्तों इसके साथ ही इम्तियाज याकूब भी हैं और आबेद भी हैं, और बद्री विशाल लिख रहे हैं कि डीबी लाइव सुनकर मन को संतुष्टि मिलती है। डीबी लाइव के सभी महानुभावों को धन्यवाद। साहिम शाकिर अब्दुल असगर गोरी, सर आप गोरी लिख रहे हैं कि असगर गोरी लिख लेंगे, आप लोगों की वजह से पत्रकारिता जिंदा है। बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता हमारी वजह से नहीं, आप लोग भी जुड़े रहते हैं, देखते हैं, और आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाइए, हमारे प्रोग्राम्स को पहुंचाइए, और सबसे कहिए कि सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, अब इसको जल्दी से 3 मिलियन पहुंचाना है। 10 लाख जुड़वाने का काम आप लोगों का है। आप और हम साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाने में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएं और एक बेहतर दुनिया बना पाए, यही गुजारिश आप लोगों से है। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आज अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।